बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग, उसका कोड है 9706/23, उसका मई जून 2020 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। बेसिकली अभी हम पेपर 3 मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे प्रीवियस वीडियोस जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट आई थी कि क्वेश्चन नंबर 1 कोई स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये अगर आप करा दें, तो मैंने कहा चलें उनका प्रॉब्लम हल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं इसका 2020 पेपर 23 का। और लेट्स सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट्स करता है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें इसने कही हैं। Question number 1, the director of K Limited are preparing the financial statements for the year ended 31st October 2019 कि K Limited जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st October 2019। ये इनका फाइनेंशियल ईयर है जो एंड होता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक्सपेंसेस पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st October 2019 कि ये पेमेंट्स आपने की है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपने इतना पे कर दिया है। डायरेक्टर्स फी आपने 41,200 पे करी है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपने पे करी है। फाइनेंस कॉस्ट पेमेंट है और स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज ये आपने पे कर दी है। एक्चुअल अमाउंट पे करा आपने। आगे उसका ब्रेकअप कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 7,200 फॉर ए 6 month एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच विल एंड ऑन 31st March 2020 कि एडवर्टाइजिंग कंपेन जो है, ये जो आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये जो लिखी हुई है 16,500, इसमें 7,200 का एक अमाउंट शामिल है। और इसका जो 6 months जो एंड होंगे 31st मार्च को, हम बैठे हुए हैं 31st अक्टूबर को बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। ये हमारा ईयर एंड है। तो अक्टूबर से अगर आप लगाएं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months यानी 5/6 ये प्रीपेड है। 7,200 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 यू गेट 6,000। तो ये 6,000 जो है वो एक्चुअली माइनस होना चाहिए 16,500 से, क्योंकि ये प्रीपेड है। इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। दिस इज एडजस्टमेंट। डायरेक्टर्स फीस आर एलोकेटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन द रेशो ऑफ 1/4 के 1/4 की रेशो है कि 1 जो है 1/5 वो चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन को, और 4/5 जो है वो चला जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज आर एलोकेटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 कि जो स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज आपको नज़र आ रही हैं इसका 3/2 का मकसद है 5th हो जाएगा। तो 3/5 जो है वो चला जाएगा किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को, और 2/5 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चला जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने आपको बताया। नॉन करंट एसेट्स का बताता है कि मोटर व्हीकल्स 160,000 की हैं। $32,600 इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है जो अब तक ये इस्तेमाल हो चुकी है। फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई है, उसका उसने आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन पॉलिसी कहता है कि 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी मोटर व्हीकल जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत जो है वो उसका डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मकसद है कि कॉस्ट में से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो फिगर आएगी उसके ऊपर ये परसेंटेज हम लगाएंगे। एलोकेशन कहता है 100% टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसका 100% जो है वो कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में चला जाएगा। वेयर एज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में कहता है 15% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मकसद है ये परसेंटेज डायरेक्ट इस 45,000 के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। जो भी फिगर निकलेगी उसका 80% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चला जाएगा और 20% जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में चला जाएगा। इन 2017 द कंपनी हैड इशूड 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर का मकसद है कि वो डिबेंचर जो हमने इशू करे जिसमें हम 8% इंटरेस्ट देंगे, जो 2025 में रीपेमेंट होगी उसकी, और फॉर $20,000 हाफ ऑफ दीज वर पेड ऑन 1 अगस्त 2019। इसका जो हाफ का मकसद है $10,000 हमने रीपेमेंट कर दी उसकी। एंड डेबेंचर इंटरेस्ट वाज पेड अप टू 30th अप्रैल 2019 के 30th अप्रैल तक का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया था। तो इसका मकसद ये हुआ मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 को तो हम कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं। 10,000 की पेमेंट करी तो 20,000 जो है इसका मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 3/12
कि 3 मंथ्स का, क्योंकि अप्रैल तक देखें पेमेंट कर दी थी हमने, तो $20,000 में से 10,000 हमने रीपेमेंट करी है 1 अगस्त को, तो 20,000 का तो पूरा निकलेगा, बाकी जो 10,000 बाकी बचेंगे उसका 8% निकलेगा, उसका भी 3/12 का। क्यों? क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को बैठ के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट थी। कहता है कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2019, यूज़ द स्पेस ऑन नेक्स्ट पेज। ये वर्किंग में इसने 3 फिगर्स आपको खुद दे दी हैं। रेवेन्यू खुद बता दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दी है, ग्रॉस प्रॉफिट तक इसने खुद आपको दे दिया है। दैट्स लाइफ बहुत सिंपल है, यहाँ तक फिगर्स दी नहीं है। इसके आगे देखें कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे ये ब्रेकअप दिया हुआ है। पेमेंट आपने देखा था अभी कि पेमेंट 8,490 जो है वो ऑलरेडी की भी थी, इसने सवाल में आपको बताया है 8,490। उसके बाद फिर वेज इसका ब्रेकअप है जो अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। डायरेक्टर्स फीस जो है 41,200 दी हुई थी, इसका 4/5 जो है वो कहाँ चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। देखिए 1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने समझाया था, और 4/5 जो है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में चला गया। स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज 140,790 थी, और इसका 2/5 यानी 2/5 क्यों? क्योंकि इसने बताया था कि 2 देख रहे हैं ये शेयर, ये जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। टोटल 5 शेयर थे, 5 में से 2 जो है वो यहाँ चले गए। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन जो है, क्योंकि मोटर व्हीकल का तो डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। मैंने आपको कहा था कि $45,000 का डायरेक्ट 15% निकाल लें, और उसका 80% जो है यहाँ चला जाएगा। इन सबको जमा करें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके आ गए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल लें। डिस्ट्रीब्यूशन की पेमेंट आपको 16,500 दी हुई थी। एडवर्टाइजिंग का मैं कैलकुलेट करके बता रहा था आपको, ये प्रीपेड है, इसको माइनस कर दें। डायरेक्टर्स फी वही 41,200 का 1/5, क्योंकि 4 वहाँ चला गया, 1 यहाँ आएगा, 8,240 यहाँ आ गया। स्टाफ वेजेस का 3/5 जो है यहाँ आ जाएगा। और मोटर व्हीकल का मैंने आपको बताया था कि इसको माइनस करके कीजिएगा। 160,000 में से 32,600 को माइनस करेंगे तो आपके पास 100 ये फिगर आ जाएगी आपकी 117,400 ये आ गया आपका। और इसका 20% आप डायरेक्ट निकाल लें, और 20% देखें ये रेट दिया हुआ है आपको। तो जब आप रेट से निकालेंगे तो 20% आपने इसका रेट निकाला, और ये देखें 20% डायरेक्ट आ गया है। इसका 20% आपने निकाला तो 25,400। ये जो फिगर 127 है ये मिस्टेक है असल में एग्ज़ाम में, इसको सही कर लीजिएगा। ये 127,000 आएगा। इसका जब आप 20% निकालेंगे तो ये फिगर सही दी हुई है। ये 117,000 गलत लिख गया, क्योंकि देखें अगर आप सवाल में जाएँ तो सवाल ये कहता है कि 160,000 की कॉस्ट थी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 32,600 था। तो 160,000 में से 32,600 माइनस करें तो 127,400 बनता है। और इसका अगर आप 20% निकालें तो यही फिगर बनेगी जो लिखी हुई है। तो ये मिस्टेक थी, इसको आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का निकाल लें। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का 45,000 का 15%, और इसका 20, क्योंकि 80% ऊपर चला गया है, 20% यहाँ आ गया। इन सबको टोटल करेंगे ये फिगर आ जाएगी। और फाइनेंस कॉस्ट जो है देखें वो 800 पे की हुई है, उसने आपको बताया है ये 800 पेमेंट हो गई है फाइनेंस कॉस्ट की। और इसका जो 20,000 का जैसे मैंने बताया था 20,000 का 1/4 का मकसद वही है 3/12 का मकसद है 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1/4 लिखें या 3/12 लिखें, बात एक ही है। तो 1/4 निकाल के आपने 400 निकाला, और बाकी जो 10,000 बचे हैं उसका भी 3 मंथ्स का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये आपने निकाला तो ये 200 बना, और इन सबको जमा करा तो 1,400 बनता है फाइनेंस कॉस्ट। ये आपने उठा के स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर यहाँ लिख दी उठा के। एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया, ये आ गया, फाइनेंस कॉस्ट आ गई, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर अगेन एक मिस्टेक है। 49,920 में से माइनस कर दें 1,400 तो व्हाट यू गेट 48,000। ये 4 यहाँ लिखना भूल गए हैं।
तो इसको आप लिख लें 48,520, ये फिगर आ गई। तो इनकम स्टेटमेंट आपकी बन गई। इनकम स्टेटमेंट के बाद आगे आते हैं, आगे आके देखते हैं पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में क्या कहता है? पार्ट 2 में कहता है कि एट 1 नवंबर 2018 द इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलोज के ऑर्डिनरी शेयर्स आपको दिए हुए हैं, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है। $90,000 है, $0.5 का एक शेयर है। इसको आप डिवाइड कर दें अगर 0.5 से, तो 90,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.5 से तो 180,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए, क्योंकि इस नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। ऑन 30 जून 2019 द कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ $0.10 पर ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 180,000 के शेयर्स थे, 0.1 के हिसाब से आपने डिविडेंड पे किया, मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो 180,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो 18,000 का डिविडेंड आपका आ गया। कहता है 31 अक्टूबर 2019 द कंपनी मेड ए बोनस इशू ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 3 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। तो 180,000 अगर शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करता हूं, तो 120,000 बनते हैं। और एक शेयर की वैल्यू 0.5 है बोनस के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर दूं तो 60,000 बनता है। इसका मकसद है बोनस शेयर्स जो है, बोनस इशू जो है मैंने 60,000 का करा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालना ज़रूरी है ताकि आप बोनस शेयर्स की फिगर निकाल लें। हर 3 के बदले 2 आप इशू कर रहे हैं और उसकी ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई करें बोनस इशू के वक्त। आगे कहता है कि रिजर्व फॉर मेंटेन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, जब भी ये जुमला लिखा हो तो याद रखिएगा कि बोनस इशू करते हुए पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ कीजिएगा और उसके बाद में यूज़ कीजिएगा आप रिटेन अर्निंग को। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट्स, मैंने पहले भी कराए हैं ये पेपर्स, तो आप देख लीजिएगा उसमें जाके। अब बड़ा आसान है आपके पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 फिगर्स आपकी दी हुई थी, तीनों फिगर्स को आप लिख दें सिंपल। 90,000 भी दिया हुआ है आपको, बैलेंस 1 नवंबर 2018, 36,000, 65,600, ये तीनों फिगर्स दी हुई हैं आपको सवाल के अंदर, ये देख लें। उसके बाद आपने शेयर डिविडेंड इशू करा, मैंने आपको बताया था डिविडेंड पेड 18,000 का करा, रिटेन अर्निंग से माइनस होता है, रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करते हैं, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। बोनस इशू मैंने आपको बताया था 60,000 का शेयर कैपिटल आपने इशू किया। पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ करें क्योंकि रिजर्व्स आर मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, तो पूरा 36,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। लेकिन आपको 60,000 चाहिए तो बाकी 24,000 आप रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दें और प्रॉफिट फॉर द ईयर ऊपर आप निकाल कर आ रहे हैं वो रिटेन अर्निंग में प्लस कर दें लाके, और उसके बाद इनका टोटल कर लें सबका। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आगे कहता है के लिमिटेड वॉज फॉर्म सेवरल ईयर्स अगो बाय द पार्टनर्स इन अ बिजनेस स्टेट 3 एडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रेडिंग एज अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी की अगर शेयर करते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है हर शेयर होल्डर की। अगर पार्टनरशिप है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर लिमिटेड कंपनी है तो डेट्स जो है आपका उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। शेयर होल्डर्स एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उनकी बिजनेस एक सेपरेट है और शेयर होल्डर्स जो है वो सेपरेट है। जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हद तक उनकी लाइबिलिटी होगी। शेयर होल्डर्स के इजीली ट्रांसफ़र, ओनरशिप जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट, ये एडवांटेजेस हो गए आपके। उसके बाद कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर्स ऑफ राइवल कंपनी QPLC आर कंसर्न अबाउट देयर कंपनीज परफॉर्मेंस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट QPLC इज अवेलेबल। नेट एसेट्स टर्नओवर का मकसद है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है आपके नेट एसेट से। ये 7 टाइम्स था, 2018 में और ख़राब हो गया, 2019 में और ख़राब हो गया 5 टाइम्स, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो 4 टाइम्स कर रही है। इसका मकसद है ओवरऑल जो है इंडस्ट्री के मुकाबले में इनके एसेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है क्योंकि ये कम हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23 से 20, 20 से 16 के ऊपर आ गया, जबकि इंडस्ट्री 18% रिटर्न कमा रही है। तो इसका मकसद है ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के मुकाबले में ख़राब है। The ratio shows that the company's performance has deteriorated over the 3 years period. Non-current assets to turnover ratio has remained better than the
इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री से बेहतर है, इंडिकेटिंग ए मोर एफिशिएंट यूज ऑफ नॉन करंट एसेट्स देन अदर सिमिलर बिजनेसेस, लार्जर टर्नओवर देन द अदर सिमिलर बिजनेसेस के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन ओवरऑल इसका कम हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हैज़ बीन वर्स देन द इंडस्ट्री एवरेज फॉर द लास्ट ईयर, इंडिकेटिंग लेस एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देन अदर सिमिलर बिजनेसेस, अ पुअर प्रॉफिट देन अदर सिमिलर बिजनेसेस। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़राब है। आगे कहता है कि QPLC liabilities include 8% debenture of $50,000. A director has suggested paying the debenture to improve the company's return on capital employed, कि इसको पे कर दें और पे करके ताकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को हम ऊपर रखते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल इन दोनों को प्लस करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप डेवेंचर को पे करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इम्प्रूव होगा। द कंपनी विल नो लॉन्गर पे इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डेफिनेटली आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। द कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी रिड्यूस, और कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने बताया नॉन करंट एसेट्स कम होंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज। सवाल ये है कि विल द कंपनी हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स टू रीपे द डिबेंचर, कि कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो डिबेंचर पे कर सके, और विल अदर फॉर्म ऑफ बारोइंग बी रिक्वायर्ड टू मेक द रीपेमेंट पॉसिबल, या कोई और बारोइंग करके इसको रीपे करेंगे। तो ओवरऑल सही है डायरेक्टर की बात कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव होगा। तो दिस इज़ ऑल, आई थिंक पूरा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। होप आपकी समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर रह जाती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।